नीचे राज्य तथा शासन, राज्य संस्था की उत्पत्ति, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। राज्य तथा शासन, राज्य संस्था की उत्पत्ति, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। भारतीय राजनीतिक विचार के इतिहास में राज्य संस्था की उत्पत्ति एक ऐसा विषय है जो धर्म, दर्शन, समाज और परंपरा, इन सभी के समन्वय से समझा जाता है। प्राचीन भारत में राज्य को केवल एक राजनीतिक संरचना नहीं माना गया, बल्कि यह सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक नैतिकता और मानव जीवन की सुरक्षा जैसे मूलभूत दायित्वों से संयुक्त संस्था थी। मनुष्य स्वभावतः समूह जीवी है और समाज की जटिलता जैसे जैसे बढ़ी, वैसे ही ऐसी शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई जो समाज को अनुशासित रख सके, न्याय दे सके और व्यवस्था का पालन करा सके। यह शक्ति ही राज्य के रूप में विकसित हुई। भारतीय परंपरा में इसका मूल धार्मिक नैतिक विचारों से जुड़ा है, जिसे दैवी उत्पत्ति अथवा दैवी उत्पत्ति सिद्धांत कहा जाता है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य मनुष्य द्वारा नहीं, बल्कि दिव्य इच्छा से उत्पन्न हुआ है। वेद, उपनिषद, स्मृतियां और पुराण सभी इस विचार को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं कि राजा और राज्य दोनों एक दैवी व्यवस्था का अंग हैं। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म की स्थापना, समाज का संरक्षण और न्याय का पालन केवल मनुष्य की सामर्थ्य पर आधारित नहीं हो सकता। इसके लिए एक उच्चतर शक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक है। इसी कारण भारतीय परंपरा राजा को नर देव या नर इंद्र की संज्ञा देती है। राज्य उसकी प्रभुता और ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्तव्य का ही विस्तार है। इस सिद्धांत का सबसे स्पष्ट विवरण मनुस्मृति और महाभारत में मिलता है। इन ग्रंथों में वर्णित है कि प्राचीन समय में जब समाज अराजकता से ग्रस्त था, जब लोग अपने अपने हित में एक दूसरे पर अत्याचार करते थे और धर्म व्यवस्था टूट रही थी, तब देवताओं ने मिलकर एक ऐसे पुरुष की रचना की जिसमें सभी देवताओं के गुण सम्मिलित थे। यह पुरुष ही राजा बना और उसके माध्यम से देवताओं ने व्यवस्था स्थापित की। इस प्रकार राज्य और राजा दोनों को दैवी संरक्षण और उच्चतर दायित्व प्रदान किए गए। यह विचार न केवल धार्मिक श्रद्धा का विषय था, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में राज्य की वैधता को सुदृढ़ करना और शासन को नैतिक जिम्मेदारियों से जोड़ना था। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत राज्य के स्वरूप को धर्म आधारित व्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, बल्कि न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, दंड व्यवस्था को संतुलन में रखना और समाज में समानता व सुरक्षा सुनिश्चित करना था। यह धारणा प्रजा और राज्य के बीच एक नैतिक संबंध बनाती है। राजा को देवताओं की इच्छा का प्रतिनिधि माना जाता है, इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह धर्मशास्त्रों, सदाचार और समाज की परंपराओं के अनुसार शासन करे। यह विचार भारतीय राजनीति की वह गहरी जड़ है जिसने रामराज्य, राजधर्म और दंड नीति जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का एक सामाजिक उद्देश्य भी था। जब समाज जनजातीय संरचना से आगे बढ़कर एक संगठित राज्य व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, तब लोगों को सत्ता के किसी ऐसे केंद्र की आवश्यकता थी जिस पर सबका विश्वास टिक सके। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत इस विश्वास को दृढ़ करता था कि राजा स्वार्थी शासक नहीं, बल्कि देवताओं का प्रतिनिधि है, जिसका उद्देश्य कल्याण करना है। यह अवधारणा शासन में नैतिकता, उत्तरदायित्व और धार्मिक अनुशासन को समाहित करती है। भारत में दैवी उत्पत्ति सिद्धांत का प्रभाव केवल वैदिक स्मृतिकाल तक सीमित नहीं रहा। मौर्य, गुप्त, चोल, पाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि सभी वंश अपने शासन की वैधता को देवी अनुग्रह, ईश्वरीय संरक्षण और धर्मपालकता से जोड़ते रहे। अभिलेखों में राजा को देवों का प्रिय, धर्म का संरक्षक, विश्वपालक और ईश्वर अनुग्रही लिखना इसी परंपरा का परिणाम था। इस विचार ने भारतीय राज्य को एक राज धर्म आधारित संस्था के रूप में स्थापित किया।
इस प्रकार राज्य संस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में देवी उत्पत्ति सिद्धांत भारतीय राजनीतिक धर्म परंपरा का वह आधार है जिसके माध्यम से राज्य को सामाजिक अनुशासन, न्याय और धर्म के संरक्षण के दायित्व से जोड़ा गया। यह सिद्धांत न केवल राज्य की वैधता प्रदान करता है, बल्कि उसे नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों से भी बांधता है। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में राजा को सदैव एक नैतिक आदर्श, प्रजा पालक और धर्म रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया। नीचे समझौते का सिद्धांत। समझौते का सिद्धांत भारतीय राजनीतिक विचार में राज्य संस्था की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत विकसित हुए, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मत समझौते का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी इच्छा का परिणाम नहीं, बल्कि मानव समाज का सामूहिक निर्माण है। मनुष्य जब अकेले रहते थे, तब उनकी आवश्यकताएं सीमित थीं और जीवन सरल था, परंतु जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ, मानव समूह बड़ी संख्या में रहने लगे और आर्थिक तथा सामाजिक संबंध जटिल होने लगे, वैसे ही अराजकता, हिंसा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धाएं उभरने लगीं। इस स्थिति में लोगों ने यह समझा कि यदि कोई ऐसी संस्था न हो जो व्यवस्था बनाए रखे, न्याय दे और दंड व्यवस्था का संचालन करे, तो समाज स्थिर नहीं रह सकता। इसी विचार से राज्य की उत्पत्ति समझौते या सामाजिक अनुबंध के माध्यम से हुई। समझौते के सिद्धांत का मूल तत्व यह है कि मनुष्य ने स्वेच्छा से अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रताएं त्याग दी और उन्हें एक ऐसे व्यक्ति या संस्था को सौंप दिया जिसे वे शासन का अधिकार देना चाहते थे। यह त्याग इसलिए किया गया कि समाज में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित रह सके। इस प्रकार सत्ता का मूल केंद्र दैवी नहीं, बल्कि प्रजा की सहमति बनी। इस सिद्धांत में राजा का अधिकार जन्म से प्राप्त नहीं माना गया, बल्कि यह जनता द्वारा दिए गए समझौते या अनुबंध से प्राप्त होता है। यही अनुबंध उसे प्रजा पालन, न्याय और धर्म रक्षा की जिम्मेदारी सौंपता है। भारतीय परंपरा में यह सिद्धांत वेदों और महाभारत में भी संकेत रूप में मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में वर्णित है कि प्रारंभिक अराजकता के समय समाज के प्रमुख व्यक्तियों और जनता ने मिलकर एक ऐसे पुरुष को राजा नियुक्त किया जो उनके लिए सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित कर सके। यह वर्णन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि समाज ने आपसी सहमति से सत्ता का केंद्र चुना। यहाँ राजा देवों द्वारा उत्पन्न नहीं, बल्कि प्रजा के द्वारा नियुक्त किया गया शासक था, जिससे राज्य की उत्पत्ति को मानवीय और सामाजिक आधार मिलता है। मनुस्मृति में भी यह विचार व्यक्त किया गया है कि यदि राजा धर्म का पालन न करे, तो प्रजा उसके विरुद्ध होने का अधिकार रखती है। यह बात देवी उत्पत्ति सिद्धांत से भिन्न है और राजसत्ता की वैधता को प्रजा की स्वीकृति से जोड़ती है। इसी आधार पर समझौते के सिद्धांत को एक नैतिक और सामाजिक अनुबंध की धारणा माना जाता है, जिसमें राजा और प्रजा दोनों के अपने अपने कर्तव्य और अधिकार निर्धारित होते हैं। समझौते का सिद्धांत समाज में नैतिक उत्तरदायित्व पर जोर देता है। जब प्रजा राजा को सत्ता प्रदान करती है, तो राजा का दायित्व होता है कि वह न्यायपूर्ण शासन, सुरक्षा, दंड व्यवस्था और धर्म पालन सुनिश्चित करे। यदि वह इन दायित्वों का उल्लंघन करता है, तो समझौता टूट जाता है और उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। इस विचार से स्पष्ट है कि राज्य केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि एक सहमति आधारित व्यवस्था है जिसमें प्रजा सर्वोच्च शक्ति का मूल स्रोत है। भारतीय इतिहास के अनेक ग्रंथों और परंपराओं में राजा को प्रजाहित का रक्षक कहा गया है, जो समझौते के सिद्धांत की मूल भावना को दर्शाता है। यह सिद्धांत राजा को निरंकुश नहीं बनने देता, बल्कि उसे प्रजाहित की मर्यादाओं से बांधता है। प्रजा की सहमति से उत्पन्न राज्य एक सामाजिक संस्था है जो समाज की आवश्यकताओं और सुरक्षा के उद्देश्य से निर्मित हुआ है।
इस प्रकार समझौते का सिद्धांत भारतीय राजनीतिक दर्शन में राज्य संस्था की उत्पत्ति के उन प्रमुख विचारों में से है जो मानव निर्मित, सामाजिक और नैतिक आधारों पर राज्य की स्थापना की व्याख्या करते हैं। यह सिद्धांत प्रजा को राज्य की आधारशिला मानता है और शासन को एक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे राजनीतिक शक्ति में संतुलन और समाज में स्थिरता बनी रहती है। नीचे ऐतिहासिक सिद्धांत। ऐतिहासिक सिद्धांत भारतीय राजनीतिक विचार में राज्य संस्था की उत्पत्ति को समझाने वाले अनेक मतों में ऐतिहासिक सिद्धांत वह दृष्टिकोण है जो राज्य की उत्पत्ति को किसी दैवी हस्तक्षेप, मिथकीय प्रयास या किसी एक बार के सामाजिक अनुबंध से नहीं, बल्कि मानव समाज के दीर्घकालीन ऐतिहासिक विकास का स्वाभाविक परिणाम मानता है। इस सिद्धांत का मूल यह है कि राज्य कोई अचानक उत्पन्न की गई संस्था नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय संगठन की क्रमिक प्रगति का परिणाम है। मानव समाज प्रारंभ में छोटे परिवारों, कुलों और जनजातियों में बंटा हुआ था। जैसे जैसे जीवन जटिल हुआ, वैसी वैसी ऐसी संस्था की आवश्यकता उत्पन्न होने लगी जो इन जटिल संबंधों को नियंत्रित कर सके। इसी क्रमिक विकास से राज्य की संरचना उभरी। ऐतिहासिक सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण आधार यह है कि राज्य का विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप हुआ। जब समाज केवल शिकारी और खाद्य संग्रह करता था, तब राज्य की आवश्यकता नहीं थी। परंतु कृषि के उदय, स्थायी निवास, भूमि स्वामित्व, उत्पादन अधिशेष और शिल्प व्यवसाय के विकास के साथ समाज में जटिलता बढ़ने लगी। भूमि और संसाधनों की रक्षा, आंतरिक संघर्षों का निवारण, बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा और उत्पादन वितरण की व्यवस्था, ये सभी कार्य किसी संगठित शक्ति की मांग करते थे। यही शक्ति धीरे धीरे राज्य में परिवर्तित हुई। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति एक ऐतिहासिक अनिवार्यता का परिणाम थी। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन भी राज्य की उत्पत्ति के केंद्र में था। जब कुल व्यवस्था से जन व्यवस्था और फिर जन व्यवस्था से जनजातीय संघों का निर्माण हुआ, तब शक्ति का केंद्रीकरण भी बढ़ता गया। जनजातियों के भीतर श्रेष्ठ व्यक्तियों का प्रभाव बढ़ा, सैन्य नेतृत्व मजबूत हुआ और धीरे धीरे एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई जो स्थिरता और सुरक्षा दे सके। यही नेतृत्व आगे चलकर राजा के रूप में विकसित हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी दैवी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। यह समाज के स्वयं के विकास की परिणति थी। भारतीय इतिहास में इसका प्रमाण वैदिक युग से मिलता है। प्रारंभिक वैदिक समाज गणों और जनों में संगठित था, जहां राजनीतिक संरचना ढीली और सामूहिक थी। कालांतर में जब कृषि, पशुपालन और व्यापार का विस्तार हुआ, तब जन समूहों का केंद्र विस्तृत होने लगा और उनकी एकता बनाए रखने के लिए अधिक संगठित शक्ति आवश्यक हुई। ऋग्वेद में जिस राजन या जनपति का उल्लेख मिलता है, वह राज्य का प्रारंभिक रूप है। यह धीरे धीरे विस्तारित राज्य संस्था में परिवर्तित हुआ। महाजनपदों और मौर्य साम्राज्य में यह प्रक्रिया और अधिक स्पष्ट दिखाई देती है कि कैसे आर्थिक शक्ति, राजनीतिक केंद्रीकरण और सामाजिक जटिलता ने राज्य का स्वरूप निर्धारित किया। ऐतिहासिक सिद्धांत यह भी मानता है कि राज्य का स्वरूप स्थिर नहीं था, वह समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा। कभी राज्य जनजातीय नेतृत्व पर आधारित था, कभी साम्राज्यवादी विस्तार पर और कभी स्थानीय सामंती संरचना पर। इस प्रकार राज्य का निर्माण और विस्तार समाज के अन्य संस्थानों, अर्थव्यवस्था, वर्ग संरचना, सैन्य संगठन और सांस्कृतिक परंपराओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। इसलिए राज्य को पृथक नहीं समझा जा सकता, वह समाज की समग्र ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सिद्धांत राजनीतिक शक्ति की नैतिक या दैवी व्याख्या के बजाय एक वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
यह कहता है कि जिस प्रकार परिवार, वर्ण व्यवस्था, ग्राम समाज और आर्थिक संगठन मानव जीवन की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुए, उसी प्रकार राज्य भी मानव सभ्यता की आवश्यकताओं से उत्पन्न हुआ। यह व्याख्या राज्य को एक जीवंत ऐतिहासिक संस्था के रूप में समझती है जो मानव समाज की उन्नति के साथ विकसित होती है। इस प्रकार ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य संस्था की उत्पत्ति को एक लंबी, क्रमिक और स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम मानता है। यह न दैवी उत्पत्ति को स्वीकार करता है, न ही किसी एक बार के अनुबंध को, बल्कि यह मानता है कि राज्य मानव जीवन की जटिलता, आर्थिक प्रगति और सामाजिक संगठन की स्वाभाविक उपज है। यही दृष्टिकोण भारतीय इतिहास के उस सतत विकास को समझने में सक्षम बनाता है जिसके माध्यम से राजसत्ता, प्रशासन और शासन की विविध संरचनाएं उभरी। नीचे प्राचीन भारतीय राजत्व की विशेषताएं। प्राचीन भारतीय राजत्व की विशेषताएं। प्राचीन भारत में राजत्व केवल राजनीतिक अधिकार की संज्ञा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसी व्यापक संस्था थी जिसमें धर्म, नैतिकता, सामाजिक व्यवस्था और राज्य की दायित्व परंपरा सम्मिलित होती थी। राजा को समाज का संरक्षक, धर्म का पालक और लोकहित का वाहक माना गया। भारतीय राजत्व का स्वरूप शुद्ध शक्ति प्रधान नहीं था, वह धार्मिक वैधता, नैतिक आदर्शों और प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व से गहराई से जुड़ा हुआ था। इसी समन्वित दृष्टि ने भारतीय राजनीति को विशिष्ट चरित्र प्रदान किया। इस चरित्र के कुछ प्रमुख तत्वों देवत्व, अनुवांशिकता, कुलीनता, शक्ति संपन्नता, अनिरंकुशता, उदारता, सहिष्णुता, प्रजा वात्सल्य और लोकोपकारिता से मिलकर भारतीय राजत्व का पूर्ण स्वरूप उभरता है। राजत्व की पहली विशेषता देवत्व थी। राजा को मानव रूप में देवता माना गया। स्मृति साहित्य उसे नर इंद्र, देव नृप या देवपुत्र कहता है। यह देवत्व राजनीतिक शक्ति की दैवी वैधता का प्रतीक था। राजा को लोक धर्म की रक्षा करने, न्याय देने और धर्म का पोषण करने का दायित्व ईश्वरीय आदेश माना जाता था। इस दैवी स्थिति ने राजत्व को सामाजिक नैतिकता से जोड़ा और उसे सत्ता के साथ साथ उत्तरदायित्व का भाव भी प्रदान किया। राजत्व का दूसरा आधार अनुवांशिकता था। राजकीय अधिकार वंशानुगत रूप से चलता था। पिता के बाद पुत्र और इसके बाद उसके उत्तराधिकारी, इसी क्रम से राजवंशों की निरंतरता बनी रहती थी। यह परंपरा केवल सत्ता के हस्तांतरण का साधन नहीं थी, इसके माध्यम से शासन की स्थिरता, सामाजिक विश्वास और प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित होती थी। अनुवांशिकता ने राज्य को दीर्घकालिक संरचना प्रदान की। राजत्व की तीसरी विशेषता कुलीनता थी। राजा केवल शासक नहीं, बल्कि विशिष्ट कुल, वंश और परंपरा का प्रतिनिधि माना जाता था। क्षत्रिय वंश का गौरव, पितृ परंपरा की श्रेष्ठता और कुल धर्म का पालन राजा की पहचान का अंग था। कुलीनता के आधार पर ही राजा की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ती और उसकी सत्ता को वैधता मिलती थी। कुलीनता सरकार के नैतिक और सांस्कृतिक चरित्र को भी दर्शाती थी। इन गुणों के साथ राजा में शक्ति संपन्नता आवश्यक मानी जाती थी। राजा को बलवान, युद्ध कुशल और रक्षा सक्षम होना चाहिए। रक्षा, विजय, शांति और व्यवस्था, ये सभी कार्य राजकीय शक्ति के बिना संभव नहीं थे। शक्ति का अर्थ केवल सैन्य सामर्थ्य नहीं, बल्कि निर्णय शक्ति, नेतृत्व क्षमता और संकट निवारण की योग्यता भी था। महाभारत और अर्थशास्त्र में जिस बल, धृति और साहस की प्रशंसा की गई है, वह शक्ति संपन्न राजत्व का ही संकेत है। किंतु भारतीय राजत्व अनिरंकुश नहीं था। राजा के अधिकार व्यापक अवश्य थे, पर उन्हें धर्म, परंपरा, आचार, शास्त्र और प्रजाभेद की सीमाओं में बांधा गया था।
वह मनमानी नहीं कर सकता था और न ही प्रजा पर अत्याचार करने की अनुमति थी। शास्त्र कहते हैं कि यदि राजा धर्म से विचलित हो तो उसका राजधर्म नष्ट हो जाता है और प्रजा का विश्वास भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भारतीय राजत्व शक्ति और धर्म दोनों का संतुलन था। राजत्व की एक विशिष्ट विशेषता उदारता और सहिष्णुता थी। उदारता का अर्थ था दान, परोपकार और सहिष्णु व्यवहार। राजा को प्रजाओं के सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। वह कभी संकीर्णता या कठोरता से शासन नहीं करता। सहिष्णुता अर्थात सहिष्णुता, राजा सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के प्रति समान भाव रखे। यह परंपरा अशोक से लेकर गुप्तकाल और बाद के अनेक राजवंशों तक निरंतर दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय राजत्व का सबसे भावनात्मक स्वरूप प्रजा वात्सल्य था। राजा को प्रजा का पिता कहा गया है। उसकी भूमिका केवल शासन करना नहीं, बल्कि प्रजा की रक्षा, सुख सुविधा और कल्याण सुनिश्चित करना था। अर्थशास्त्र कहता है, राजा प्रजा के सुख से ही सुखी होता है। यह वात्सल्य राजत्व को सेवा प्रधान और लोक हितकारी बना देता है। इसी के साथ राजत्व का अंतिम प्रमुख गुण लोकोपकारिता था। लोकहित, कल्याण और समाज का उत्थान, यही राज्य का मूल उद्देश्य था। सिंचाई, सड़कें, धर्मशालाएं, शिक्षा, कृषि विकास, व्यापारिक मार्ग, इन सभी कार्यों को राजधर्म का अंग माना जाता था। लोकोपकारिता ने राजत्व को सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति का आधार बना दिया। धर्म निरपेक्षता भी भारतीय राजत्व का एक विशिष्ट गुण थी। इसका अर्थ आधुनिक राजनीतिक अर्थ में न होकर इस रूप में था कि राजा किसी एक धर्म का पक्षपाती न बने। राज्य का हित सभी समुदायों के लिए समभाव से उपलब्ध हो। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, शैव और वैष्णव सभी पर समभाव, यही धर्म निरपेक्षता का प्राचीन स्वरूप था। इन सभी तत्वों से मिलकर प्राचीन भारतीय राजत्व का वह व्यापक, नैतिक, शक्ति संपन्न और लोक हितकारी स्वरूप निर्मित होता है जिसमें धर्म, शक्ति, सेवा, परंपरा और दायित्व सभी का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यही समन्वित दृष्टि भारतीय राजनीतिक दर्शन का मूल है। नीचे राज्य के प्रकार: गढ़ अथवा संघ राज्य, द्वैध शासन नगर राज्य, संघी तथा संयुक्त राज्य। राज्य के प्रकार: गढ़ अथवा संघ राज्य, द्वैध शासन नगर राज्य, संघी तथा संयुक्त राज्य। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में राज्य संस्थाओं का स्वरूप एकरूप नहीं था। सामाजिक संरचना, भूगोल, जनजातीय संगठन, आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक विकास के अनुसार राज्य विभिन्न प्रकारों में विकसित हुए। भारतीय राज्य न कभी एक समान ढांचे में ढले और न ही किसी एक राजनीतिक मॉडल का अनुकरण करते थे। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय राजनीति में गढ़ अथवा संघ राज्य, द्वैध शासन नगर राज्य, संघी राज्य और संयुक्त राज्य, इन अनेक स्वरूपों का समानांतर विकास हुआ। यह विविधता दर्शाती है कि भारतीय समाज की राजनीतिक सोच अत्यंत समृद्ध और लचीली थी, जो परिस्थितियों के अनुरूप शासन व्यवस्था को आकार देती रही। इन राज्य प्रकारों में प्रथम था गढ़ अथवा संघ राज्य। गढ़ का आशय था छोटे छोटे राजनीतिक समूहों का एक संघ, जो सामूहिक सत्ता का रूप ग्रहण करते थे। अनेक जन, कुल और गण एकत्र होकर एक संघ बनाते थे और उसकी सर्वोच्च सत्ता सभा, परिषद या गण संगठन के हाथ में होती थी। यह शासन पद्धति उस समय विकसित हुई जब कोई एक केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी और जनजातीय संगठन समान रूप से बलवान थे। संघ राज्य का स्वरूप लोकतांत्रिक तत्वों से युक्त था। यहाँ निर्णय सामूहिक होते थे और सत्ता किसी एक राजा में केंद्रीकृत नहीं होती। प्रारंभिक वैदिक समाज, लिच्छवियों का गणराज्य और कुछ महाजनपद इसी संघात्मक व्यवस्था के उदाहरण हैं।
इस विविधता का दूसरा स्वरूप था द्वैध शासन या डायरकी। इस शासन व्यवस्था में सत्ता दो प्रमुख संस्थाओं के बीच विभाजित होती थी, एक धार्मिक या पारंपरिक अधिकार और दूसरी प्रशासनिक या सैन्य सत्ता। भारत में यह व्यवस्था विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। कभी धार्मिक प्रमुख राष्ट्र धर्म और परंपरा का संरक्षक होता था, जबकि राजा सैन्य और प्रशासकीय कार्यों का संचालन करता था। कभी कभी वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद या महासामंतों के हाथ में होती थी और राजा केवल औपचारिक अधिकारों तक सीमित रहता था। यह द्वैतता समाज की जटिलता और शक्ति के विविध केंद्रों को दर्शाती है। गुप्तोत्तर काल में सामंत और राजा के बीच की सत्ता संरचना इसी द्वैत शासन की एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है। एक अन्य महत्वपूर्ण स्वरूप था नगर राज्य। भारतीय इतिहास में अनेक नगर इतने संपन्न, स्वतंत्र और संगठित थे कि वे एक छोटे राज्य का रूप धारण कर लेते थे। नगर राज्य का उदय व्यापार, श्रेणियों, निगमों और नगरपालिक संस्थाओं के विकास से हुआ। ये नगर अपने स्वयं के कर, बाजार, सुरक्षा और प्रशासन का संचालन करते थे। मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त और कुछ दक्षिण भारतीय व्यापारिक नगर नगर राज्य के रूप में जाने जाते थे। नगर राज्य का स्वरूप भारतीय व्यापारिक सभ्यता और श्रेणी निगम आधारित अर्थव्यवस्था की उपलब्धियों का प्रमाण था। भारतीय राजनीतिक संरचना में संघीय राज्य का भी विशिष्ट स्थान था। संघीय राज्य वे राज्य थे जिनमें दो या अधिक शासक परिवारों के बीच समझौते, सैन्य संधियां या संयुक्त शासन की व्यवस्था होती थी। ऐसे राज्य युद्ध, सुरक्षा या प्रशासनिक लाभ के लिए गठित होते थे। यह व्यवस्था भारतीय राजनय की उन्नत परंपरा का परिचायक है, जिसमें सत्ता केवल संघर्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि सहयोग और समझौते के माध्यम से भी संचालित होती थी। संघीय राज्यों की प्रकृति अस्थायी भी हो सकती थी और दीर्घकालिक भी। कई बार विवाह संधियों, सैन्य सहयोग या व्यापारिक समझौतों से ऐसे राज्य विकसित होते थे। इन सभी स्वरूपों के बीच संयुक्त राज्य भारतीय राजनीति का एक और विकसित रूप था। संयुक्त राज्य वे थे जिनमें दो या अधिक राज्यों ने किसी व्यापक उद्देश्य, सुरक्षा, कर संग्रहण, युद्ध या व्यापार के लिए अपने अपने क्षेत्रों को एकीकृत किया। यह एक प्रकार का राजनीतिक संघ था जिसमें प्रत्येक राज्य अपनी आंतरिक व्यवस्था बनाए रखते हुए बाहरी मामलों में संयुक्त होकर कार्य करता था। यह व्यवस्था विशेषकर उन क्षेत्रों में विकसित हुई जहां छोटे छोटे राज्य एक दूसरे पर निर्भर थे और अकेले किसी बड़े संकट का सामना नहीं कर सकते थे। संयुक्त राज्य की धारणा मध्यकालीन भारतीय राजनीति में पुनः उभरती है, जब अनेक राज्य मिलकर तुर्की और अन्य बाहरी शक्तियों का विरोध करते हैं। इन विविध राज्य प्रकारों की यह श्रृंखला यह स्पष्ट करती है कि प्राचीन भारतीय राजनीति बहुआयामी थी। वह परिस्थितियों के अनुसार अपना स्वरूप बदल सकती थी और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने संस्थानों को पुनः गढ़ सकती थी। संघात्मकता, सामूहिकता, सहयोग, परंपरा, शक्ति वितरण और स्थानीय स्वायत्तता, इन सभी तत्वों को समाहित करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था ने एक समृद्ध और लचीला मॉडल प्रस्तुत किया, जो अनेक युगों तक राजनीतिक और सामाजिक जीवन को दिशा देता रहा। नीचे राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप प्राचीन भारतीय राजनीति में राज्य का स्वरूप किसी एक स्थिर ढांचे का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसी जीवन संस्था है जो धर्म, शक्ति, नैतिकता, सामाजिक संरचना और परंपरा, इन सभी के समन्वय से निर्मित होती है। राज्य भारतीय चिंतन में केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि एक नैतिक धार्मिक संरचना है जिसकी उत्पत्ति समाज की आवश्यकताओं, सुरक्षा की मांग और धर्म की रक्षा के दायित्व से जुड़ी है। राज्य का स्वरूप इस दृष्टि से बहुआयामी है कि वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक
इन सभी आयामों को समाहित करता है। उसका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोक जीवन की रक्षा, सामूहिक कल्याण और धर्म व्यवस्था का पालन कराना है। भारतीय परंपरा के अनुसार राज्य का स्वरूप धर्माधारित माना गया है। यहाँ धर्म का अर्थ संकीर्ण धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वह व्यापक नैतिक व्यवस्था है जो समाज के सभी वर्गों के आचरण और संबंधों को नियंत्रित करती है। राजा को धर्म का पालक कहा गया है और उसके शासन का आधार भी धर्म ही है। यही कारण है कि प्राचीन भारत में राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ नैतिक दायित्वों पर समान रूप से बल दिया गया। राज्य का स्वरूप धर्म के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि राज्य का सार न्याय, शांति और संतुलन में निहित है। राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण गुण उसका केंद्रीकरण है। प्रारंभिक वैदिक समाज में सत्ता ढीली और जन संरचना पर आधारित थी, परंतु कालांतर में जब समाज जटिल हुआ और आर्थिक सामाजिक संबंध विस्तृत हुए, तब राज्य ने केंद्रीकृत रूप धारण किया। राजा सत्ता का केंद्र बना, जिसके माध्यम से प्रशासन, सैन्य संगठन और न्याय व्यवस्था संचालित होने लगी। राज्य का यह केंद्रीकृत स्वरूप समाज को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता था। मौर्य, गुप्त और दक्षिण भारतीय साम्राज्यों में राज्य का केंद्रीकरण उसकी शक्ति और व्यवस्था का परिचायक है। राज्य के स्वरूप का तीसरा पक्ष उसकी लोक हित प्रधानता है। भारतीय राजनीति में राज्य का उद्देश्य केवल कर संग्रहण, युद्ध या विस्तार नहीं था। उसके मूल में प्रजा कल्याण की परंपरा निहित थी। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है। सिंचाई, कृषि, व्यापार, शिक्षा, सड़कें, सुरक्षा और न्याय, ये सभी कार्य राज्य के नैतिक दायित्व माने गए। राज्य का स्वरूप इस प्रकार सेवा प्रधान और लोक हितकारी बन जाता है, जिसके केंद्र में प्रजा के जीवन की उन्नति और सुरक्षा है। राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उसकी दंड संस्था है। दंड नीति भारतीय राजनय का मूल तत्व है। बिना दंड के राज्य की कल्पना अधूरी है। दंड का उद्देश्य दमन नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाए रखना है। अर्थशास्त्र कहता है कि दंड सभी प्राणियों का रक्षक है। राज्य की न्याय व्यवस्था, शांति स्थापन और अपराध निवारण इसी दंड सिद्धांत पर आधारित था। इससे राज्य को स्थिर और अनुशासित रूप प्राप्त होता है। भारतीय राज्य का स्वरूप अनिरंकुश भी है। राजा के पास अधिकार अवश्य हैं, परंतु उसकी शक्ति धर्म, आचार, शास्त्र और परंपरा की सीमाओं में बंधी हुई है। राजा मनमानी नहीं कर सकता। यदि वह धर्म से विचलित होता है, तो उसकी वैधता समाप्त हो जाती है। यह नैतिक नियंत्रण राज्य को संतुलित और संयमित बनाता है। राज्य के स्वरूप में धर्मनिरपेक्षता भी अंतर्निहित थी। इसका अर्थ आधुनिक राजनीतिक अर्थ से अलग है। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह था कि राजा किसी एक पंथ का पक्षपात न करे। बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, शैव, वैष्णव सभी समुदाय राज्य संरक्षण में समान भाव से विकसित हो सकें। अशोक, गुप्त सम्राटों और दक्षिण भारतीय शासकों की राजनीति इस संभाव पर आधारित थी, जिससे राज्य का स्वरूप विविधता सम्मत बनता है। राज्य के स्वरूप का एक और तत्व उसकी संगठित प्रशासनिक संरचना है। सेना, राजकोष, राजस्व, सचिवालय, दूत व्यवस्था और स्थानीय प्रशासन, ये सभी संस्थाएं राज्य को कार्यशील बनाती हैं। बिना संगठित तंत्र के राज्य केवल एक धारणा होता, परंतु इन संस्थाओं ने उसे वास्तविक और प्रभावी रूप दिया। इन सभी गुणों के समन्वय से प्राचीन भारतीय राज्य का ऐसा स्वरूप निर्मित होता है, जिसका आधार धर्म, शक्ति, नैतिकता, लोक हित और संयम है। यह स्वरूप भारतीय राजनीतिक दर्शन की विशिष्टता को दर्शाता है, जिसमें राज्य केवल शासन संस्था नहीं, बल्कि समाज की रक्षा और संतुलन की व्यापक शक्ति के रूप में स्थापित है।
नीचे सप्तांग सिद्धांत। राज्य विचार में सप्तांग सिद्धांत। प्राचीन भारतीय राज्य विचार में सप्तांग सिद्धांत राज्य के स्वरूप, उसकी संरचना और शक्ति व्यवस्था को समझाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्धांत है। यह सिद्धांत बताता है कि राज्य कोई एक व्यक्ति या संस्था नहीं, बल्कि 7 अंगों का संगठित, जीवंत और परस्पर निर्भर तंत्र है। जैसे शरीर के अंगों के बिना मानव शरीर अधूरा होता है, वैसे ही इन 7 अंगों के बिना राज्य का अस्तित्व पूर्ण नहीं माना जाता। कौटिल्य, कामंदक और अन्य राजनीतिक ग्रंथ इस सिद्धांत को राज्य का जैविक और व्यावहारिक आधार स्वीकार करते हैं। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का पहला अंग स्वामी है। स्वामी वह शासक है जो राज्य का केंद्र है, जिसकी योग्यता, नैतिकता और नेतृत्व क्षमता पर संपूर्ण राज्य की स्थिरता निर्भर करती है। स्वामी केवल सत्ताधारी नहीं, बल्कि प्रजापालक, धर्म रक्षक और राज्य व्यवस्था का प्राण माना जाता है। उसे सत्य, शौर्य, संयम, बुद्धि और न्याय का प्रतीक होना चाहिए। यदि स्वामी दुर्बल हो, तो राज्य के अन्य अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते। दूसरा अंग अमात्य है। यह वे मंत्री, सचिव और उच्च अधिकारी हैं जो शासन तंत्र का संचालन करते हैं। अमात्यों में प्रशासनिक कुशलता, नैतिकता, शास्त्र ज्ञान और निष्ठा होना आवश्यक है। राज्य की नीति, योजना, निर्णय और संचालन में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सक्षम अमात्य राज्य के बल को बढ़ाते हैं, जबकि अयोग्य उन्हें दुर्बल बना देते हैं। तीसरा अंग जनपद है। जनपद से तात्पर्य राज्य के भूभाग, भौगोलिक स्वरूप, जलवायु, कृषि क्षमता, व्यापारिक स्थिति और सामाजिक संरचना से है। जनपद ही राज्य का वास्तविक आधार है, क्योंकि भूमि, उत्पादकता और जन जीवन की स्थिरता से ही राज्य संपन्न और सुरक्षित बनता है। यदि जनपद उर्वर, संपन्न और सुरक्षित है, तो राज्य स्थिर रहता है। चौथा अंग दुर्ग है। दुर्ग वह संरचना है जो राज्य की रक्षा, प्रशासन और सैन्य तैयारी का केंद्र होती है। प्राचीन भारत में दुर्ग केवल पत्थरों की दीवारें नहीं थे, वे प्राकृतिक और कृत्रिम सुरक्षा व्यवस्थाओं का समन्वय थे। जंगल, पर्वत, नदियां, समुद्र, किलों और बसावटों के रूप में। दुर्ग का उद्देश्य दोहरा होता था, शत्रु से रक्षा और आंतरिक स्थिरता। पांचवा अंग कोष है। कोष राज्य की आर्थिक शक्ति है। कर व्यवस्था, व्यापार, भूमि राजस्व, खनिज, कृषि उत्पाद और अन्य स्रोतों से प्राप्त संपत्ति का संग्रह कोष में होता है। समृद्ध कोष राज्य को युद्ध, आपदा, लोक कल्याण और प्रशासनिक कार्यों में सक्षम बनाता है। कौटिल्य कहते हैं कि बिना कोष के न तो सेना चल सकती है और न ही शासन। छठा अंग दंड है। दंड का अर्थ है सेना, सुरक्षा तंत्र और वह शक्ति जिसके माध्यम से राज्य अपना नियंत्रण बनाए रखता है। दंड नीति के अनुसार उचित रूप से प्रयुक्त दंड समाज में शांति और न्याय स्थापित करता है। सेना का संगठन, प्रशिक्षित योद्धा और संसाधनों की उपलब्धता राज्य की शक्ति और उसकी प्रतिष्ठा को निर्धारित करते हैं। सातवां और अंतिम अंग मित्र है। मित्र से तात्पर्य उन राजाओं, सहयोगियों और संधि साथियों से है जो राज्य को बाहरी परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करते हैं। मित्र राजनीतिक संतुलन, सैन्य सहायता और व्यापारिक सहयोग का माध्यम होते हैं। मित्रों के अभाव में राज्य अकेला और असुरक्षित हो जाता है, इसलिए कौटिल्य उन्हें राज्य का आवश्यक अंग मानते हैं। इन 7 अंगों का समन्वय ही राज्य को पूर्ण और कार्यक्षम बनाता है। यह सिद्धांत राज्य को एक जीवंत शरीर की उपमा देता है, जिसमें प्रत्येक अंग का अपना विशिष्ट कार्य और महत्व है।
परंतु सभी अंग परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि किसी एक अंग में दुर्बलता हो तो उसका सीधा प्रभाव अन्य अंगों पर और अंततः पूरे राज्य पर पड़ता है। सप्तांग सिद्धांत भारतीय राजनीति की उस गहरी समझ का प्रतीक है जिसमें शक्ति, नैतिकता, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सहयोग सभी को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। यह सिद्धांत आधुनिक राज्य सिद्धांतों से भी कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि यह राज्य को केवल राजनीतिक संरचना नहीं बल्कि पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और सैन्य तंत्र के रूप में देखता है। इसी कारण यह सिद्धांत प्राचीन भारतीय राज्य चिंतन का सबसे स्थायी और प्रभावशाली मॉडल माना जाता है। नीचे राज्य के उद्देश्य तथा कार्य। राज्य के उद्देश्य तथा कार्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार में राज्य को केवल शक्ति केंद्र या कर संग्रहण का माध्यम नहीं माना गया, बल्कि उसे समाज की समग्र सुरक्षा, नैतिक अनुशासन और लोक कल्याण की व्यापक दायित्व संस्था के रूप में देखा गया। राज्य का उद्देश्य मानव जीवन के संतुलन, सामाजिक सामंजस्य और धर्म व्यवस्था की रक्षा से गहराई से जुड़ा था। इसी कारण राज्य के कार्य केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी विस्तृत थे। राज्य का स्वरूप और शक्ति इन उद्देश्यों को पूरा करने का उपकरण थे और इन उद्देश्यों के बिना राज्य अधूरा माना जाता था। राज्य का प्रथम और मूल उद्देश्य धर्म स्थापना था। प्राचीन भारतीय विचार में धर्म वह नैतिक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के आचरण, संबंधों और दायित्वों को नियमित करती है। राजा को धर्मपालक कहा गया है और उसका प्रमुख दायित्व था समाज में न्याय, सत्य, शील और संयम की रक्षा करना। धर्म की स्थापना से ही शांति और स्थिरता संभव होती है, इसलिए राज्य का कार्य न्याय, दान, व्यवस्था रक्षा और लोकहित के अनुकूल नीतियों को लागू करना था। धर्म के बिना राज्य शक्ति प्रधान तंत्र बन जाता है, जबकि भारतीय परंपरा में राज्य का अस्तित्व धर्म पर आधारित है। राज्य का दूसरा प्रमुख उद्देश्य शांति और सुरक्षा है। समाज का अस्तित्व तभी संभव है जब नागरिक भय से मुक्त हों। राज्य का दायित्व था कि वह बाहरी शत्रुओं से रक्षा करे और आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित रखे। इसके लिए सेना, दुर्ग, सुरक्षा तंत्र और दंड व्यवस्था को संगठित रखा जाता था। अर्थशास्त्र कहता है कि दंड सभी प्राणियों का रक्षक है, बिना दंड के राज्य अस्थिर हो जाता है। इसलिए राज्य का कार्य अपराध दमन, न्याय व्यवस्था और शांति स्थापन की दिशा में निरंतर सक्रिय रहना था। राज्य का एक अन्य मूल उद्देश्य प्रजा कल्याण है। प्रजा राजा की संतान मानी गई और उसकी सुख सुविधा को सर्वोपरि स्थान दिया गया। प्राचीन ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि राजा का सुख प्रजा के सुख में निहित है। राज्य का कार्य था कृषि के विकास के लिए सिंचाई के साधन उपलब्ध कराना, व्यापार के लिए मार्ग और बंदरगाहों को सुरक्षित करना, भूख और आपदा से निपटने के लिए कोष व्यवस्था का विकास करना और जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। यह लोक सेवा राज्य की नैतिक आधारशिला थी। आर्थिक स्थिरता भी राज्य के कार्यों का अनिवार्य हिस्सा थी। राज्य को कोष के संवर्धन का ध्यान रखना होता था, क्योंकि समृद्ध आर्थिक आधार के बिना न तो सेना चल सकती थी और न लोक कल्याण के कार्य संपन्न हो सकते थे। भूमि, राजस्व, व्यापारिक कर, खनिज संपदा और उत्पादन के संगठित नियंत्रण के माध्यम से राज्य अर्थव्यवस्था को स्थिर करता था। आर्थिक स्थिरता को राज्य का नैतिक दायित्व माना गया, ताकि प्रजा सुरक्षित वातावरण में अपनी आजीविका चला सके। राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य न्याय व्यवस्था का संचालन था। न्याय केवल दंड का प्रश्न नहीं था, बल्कि वह सामाजिक संतुलन और नैतिक अनुशासन का आधार था। राज्य को न्यायालयों, पंचायतों,
दंडाधिकारियों और धर्माधिकारों के माध्यम से न्याय व्यवस्था का संचालन करना होता था। न्याय में पक्षपात, विलंब या कठोरता की निंदा की गई है, क्योंकि यह व्यवस्था को कमजोर करती है। राजा को निष्पक्ष, धैर्यवान और धर्म संगत न्याय का आदर्श प्रस्तुत करना था। राज्य का सांस्कृतिक उद्देश्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। शिक्षा, कला, साहित्य, धर्म और बौद्धिक गतिविधियां राज्य संरक्षण में फलती फूलती थी। राज्य गुरुकुलों, विश्वविद्यालयों, आश्रमों, मंदिरों और विहारों के संरक्षण से समाज की बौद्धिक उन्नति में योगदान देता था। राज्य को यह दायित्व भी सौंपा गया था कि वह समाज में नैतिकता, सदाचार और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखे। राज्य का एक अन्य उद्देश्य संगठन और समन्वय था। समाज अनेक वर्गों, जातियों, पेशागत समूहों और समुदायों में विभाजित था। राज्य का कार्य था उनके बीच सहयोग स्थापित करना और संघर्ष की स्थिति में मध्यस्थता करना। इस समन्वय के बिना समाज अस्थिर हो जाता। राज्य सामंती, ग्रामीण और शहरी संरचनाओं के बीच संतुलन बनाकर रखता था, जिससे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य के कार्य व्यापक और बहुस्तरीय थे। प्राचीन भारतीय राज्य केवल अधिकारों पर आधारित संस्था नहीं था, वह एक नैतिक आनी लोक हितकारी संस्था थी जिसका लक्ष्य समाज के उत्थान, सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना था। राज्य का उद्देश्य समाज को अराजकता से मुक्त रखना, धर्म के आधार पर संतुलित व्यवस्था स्थापित करना और प्रजा को सुरक्षित, न्याययुक्त और समृद्ध वातावरण प्रदान करना था। इसी समन्वित दृष्टि से भारतीय राजनीति का विशिष्ट चरित्र निर्मित हुआ, जिसमें शक्ति और नैतिकता, राज्य और धर्म, शासन और लोकहित सभी एक साथ जुड़े रहते थे। राज्य तथा धर्म। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य और धर्म का संबंध इतना घनिष्ठ, गहरा और परस्पर निर्भर था कि दोनों को अलग अलग समझना लगभग असंभव माना गया। राज्य की शक्ति और धर्म की नैतिकता दोनों एक दूसरे का पूरक थे। राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि धर्म व्यवस्था की रक्षा, न्याय की स्थापना और लोक कल्याण को सुनिश्चित करना था। इसी कारण भारतीय परंपरा में राजधर्म, दंड धर्म और लोक धर्म, इन सभी को राज्य व्यवस्था का अंग माना गया। यहाँ धर्म किसी संकीर्ण धार्मिक आस्था या किसी एक पंथ का नाम नहीं, बल्कि वह व्यापक नैतिक सामाजिक व्यवस्था है जो मनुष्य के आचरण, समाज के संतुलन और जीवन की मर्यादाओं को नियंत्रित करती है। राज्य और धर्म के संबंध का प्रथम आधार यह है कि राज्य की शक्ति धर्म द्वारा नियंत्रित होती है। राजा के अधिकार व्यापक अवश्य हैं, परंतु वह मनमाना नहीं है। धर्म उसे संयम, न्याय, सत्य और कर्तव्य का बंधन देता है। मनुस्मृति कहती है कि जो राजा धर्म से विचलित होता है, उसकी राज शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार धर्म राज्य को नैतिक सीमाएं प्रदान करता है और उसे उत्तरदायित्वपूर्ण बनाता है। धर्म का उद्देश्य सत्ता को नियमन देना नहीं, बल्कि समाज में संतुलन बनाए रखना है। यही संतुलन राज्य के लिए भी अनिवार्य है। राज्य का दूसरा पक्ष यह है कि वह स्वयं धर्म का पालक होता है। धर्म के बिना राज्य केवल दंड प्रधान शक्ति बन जाता है, परंतु धर्म के सहारे राज्य लोकहित, न्याय और नैतिकता की स्थापना करता है। धर्म उसी सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधि है जिसमें राजा और प्रजा दोनों अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। राजा को यह दायित्व सौंपा गया कि वह धर्म की रक्षा करे, अधर्म का नाश करे और समाज में धर्म व्यवस्था के अनुरूप शांति स्थापित करे। अशोक के धम्मा, गुप्त सम्राटों के दान पत्र और दक्षिण भारतीय शासकों की परंपराएं इस बात की पुष्टि करती हैं कि धर्म राज्य व्यवस्था के केंद्र में स्थित था।
राज्य और धर्म के इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तत्व न्याय है। न्याय धर्म का प्राण है और न्याय व्यवस्था का संचालन राज्य का मूल कर्तव्य। न्याय केवल दंड नियमन नहीं, बल्कि वैयक्तिक तथा सामाजिक आचरण का संतुलन है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता था कि निर्दोष की रक्षा हो, दोषी को दंड मिले और समाज में भय तथा अराजकता समाप्त हो। इस प्रकार न्याय धर्म की अभिव्यक्ति है और राज्य उसका साधन। राज्य और धर्म का संबंध लोक कल्याण के माध्यम से भी प्रकट होता है। धर्म प्रजा के कल्याण, करुणा और संरक्षण की शिक्षा देता है। राजा को प्रजा का पिता कहा गया है और उसका सुख प्रजा के सुख में निहित माना गया। राज्य को कृषि, व्यापार, सिंचाई, चिकित्सा, शिक्षा और दान जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोक कल्याण सुनिश्चित करना था। यह लोक कल्याण धर्म ही राज्य को अनेक लोकसेवी कार्यों के लिए प्रेरित करता था, जैसे कुओं का निर्माण, सरोवरों की खुदाई, धर्मशालाओं की स्थापना और विहारों व मंदिरों का संरक्षण। राज्य और धर्म के संबंध का एक अन्य पहलू धर्म निरपेक्षता के प्राचीन स्वरूप में दिखाई देता है। राजा किसी एक धर्म का पक्षपाती नहीं होता था। बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, शैव, वैष्णव सभी को राज्य संरक्षण में समान अवसर मिलते थे। इसका अर्थ यह नहीं था कि राज्य धर्म से अलग था, बल्कि यह कि राज्य विभिन्न पंथों के बीच समानता और सहिष्णुता बनाए रखता था। यह भारतीय समाज की विविधता सम्मत संस्कृति का परिणाम था। राज्य और धर्म का संबंध राजधर्म की अवधारणा में सबसे स्पष्ट रूप से सामने आता है। राजधर्म में राजा के लिए वे सभी कर्तव्य निर्धारित हैं जो उसे प्रजा, समाज और धर्म के प्रति निभाने आवश्यक है। सत्य, संयम, दया, करुणा, न्याय, परोपकार और शील। राजा का व्यवहार आदर्श होना चाहिए और वह समाज के लिए नैतिक प्रेरणा बने। यह नैतिकता ही राज्य को धर्म से जोड़ती है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य और धर्म एक दूसरे से अविभाज्य थे। धर्म राज्य को नैतिकता, उद्देश्य और दिशा देता था, जबकि राज्य धर्म को संरक्षण, शक्ति और स्थायित्व प्रदान करता था। दोनों का यह समन्वय भारतीय राजनीति की वह विशिष्ट विशेषता है जो न केवल शासन का स्वरूप निर्धारण करती है, बल्कि समाज के नैतिक और सांस्कृतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित करती है। नीचे, राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध। राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध प्राचीन भारतीय राजनीति का एक अत्यंत विशिष्ट और अग्रगामी तत्व यह था कि राजा को व्यापक अधिकारों के बावजूद निरंकुश शासक नहीं माना गया। सत्ता की विशालता, सैन्य बल और प्रशासनिक केंद्रिता के होते हुए भी राजा पर अनेक प्रकार की नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और संस्थागत मर्यादाएं लागू थी। ये मर्यादाएं केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि राज्य व्यवस्था का अनिवार्य अंग थी, जिनके बिना राजसत्ता अधर्म, अत्याचार और अराजकता में परिवर्तित हो सकती थी। यही संतुलन भारतीय राजनय की विशेषता है, जहां सत्ता शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा से नियंत्रित होती थी। राजा की निरंकुशता पर प्रथम और सबसे मूल प्रतिबंध धर्म था। धर्म केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक व्यापक नैतिक सामाजिक व्यवस्था थी, जो राजा और प्रजा दोनों के आचरण को नियंत्रित करती थी। राजा धर्म का संरक्षक माना जाता था, परंतु वही धर्म उसकी शक्ति को सीमित भी करता था। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है कि राजा यदि धर्म से विचलित हो, तो उसकी सत्ता स्वतः नष्ट हो जाती है। धर्म राजा को न्याय, करुणा, सत्य और संयम से शासन करने के लिए बाध्य करता है। इस प्रकार धर्म राजसत्ता की नैतिक लगाम के रूप में कार्य करता था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रतिबंध था शास्त्र और परंपरा।
प्राचीन भारतीय समाज में शास्त्रों की वैधता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, स्मृतियां और परंपरा आधारित नियम राजा के लिए मार्गदर्शक थे। वह शास्त्र विरोधी निर्णय नहीं ले सकता था। राजाधिकार इसलिए शक्तिशाली थे क्योंकि वे शास्त्र सम्मत थे। यदि वे शास्त्र से भटकते तो उनकी सत्ता वैध न मानी जाती। यह परंपरा राजाओं को विवश करती थी कि वे अपने निर्णयों को शास्त्रीय मर्यादा से बाहर न ले जाएं। राजा पर तीसरा प्रतिबंध सभा और परिषद का था। मंत्रिपरिषद, पुरोहित, अमात्य और वरिष्ठ अधिकारी राजा की शक्ति को संतुलित करते थे। वे राजा के सलाहकार ही नहीं, बल्कि उसकी नीतियों के समीक्षक भी थे। योग्य मंत्री राजा को सही मार्ग दिखाते और अनुचित निर्णयों का विरोध करते थे। यदि राजा परिषद की उपेक्षा करता तो प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती और उसका शासन अस्थिर होता। इसलिए परिषद की सहमति राजकीय निर्णयों का आवश्यक आधार थी। चौथा प्रतिबंध प्रजा मत और सामाजिक प्रतिक्रिया का था। भारतीय राजनीति में प्रजा को केवल करदाता नहीं, बल्कि नैतिक शक्ति का स्रोत माना गया। राजा की वैधता प्रजा की संतुष्टि पर निर्भर थी। यदि राजा अत्याचार करता, अत्यधिक कर लगाता या अधर्म का पालन करता, तो प्रजा का विश्वास टूट जाता। कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि प्रजा राजा को त्याग सकती है या उसके विरुद्ध एकत्र हो सकती है। यह सामाजिक दबाव राजा को संयमित करता था और उसे प्रजा हित में कार्य करने के लिए बाध्य करता था। राजा की निरंकुशता पर अगला प्रतिबंध था दंड व्यवस्था का नैतिक और न्यायसम्मत स्वरूप। दंड मनमानी का साधन नहीं था, उसे न्याय और धर्म के अनुरूप ही लागू किया जा सकता था। अन्यथा दंड अधर्म का रूप ले लेता। दंड नीति स्पष्ट कहती है कि अत्यधिक या अविवेकपूर्ण दंड राज्य को नष्ट कर देता है। इसलिए दंड भी राजा की शक्ति नहीं, बल्कि धर्म का उपकरण था। एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध आर्थिक मर्यादा का था। राजा को कर संग्रहण का अधिकार था, परंतु कर केवल धर्मानुसार और प्रजा की क्षमता के अनुरूप लगाया जा सकता था। अत्यधिक कराधान को अधर्म माना गया है। अर्थशास्त्र स्पष्ट कहता है कि राजा प्रजा से उसी प्रकार कर ले जैसे मधुमक्खी फूल से रस ले, हल्के, संतुलित और बिना हानि पहुंचाए। यह सिद्धांत राजनय में आर्थिक संयम की आदर्श मर्यादा प्रस्तुत करता है। इन सब के अतिरिक्त राजा को निजी आचरण, सदाचार, उपवास, अध्ययन और स्वानुशासन से भी नियंत्रित किया गया था। राजा का निजी जीवन समाज के लिए आदर्श माना जाता था। यदि राजा अनैतिक होता तो उसका शासन भी अधार्मिक माना जाता। इस प्रकार व्यक्तिगत नैतिकता भी राजसत्ता पर प्रभावी मर्यादा थी। इन सभी मर्यादाओं का परिणाम यह था कि भारतीय राजा अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद निरंकुश नहीं था। उसकी शक्ति धर्म, शास्त्र, परिषद, प्रजा, आर्थिक संतुलन और नैतिक मर्यादाओं द्वारा नियंत्रित थी। यही मर्यादा राज्य को संतुलित, लोक हितकारी और नैतिक रूप से वैध बनाती थी। इस संतुलन ने भारतीय राजनय को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे नैतिक आधारित शासन का आदर्श भी प्रदान किया। नीचे राजनीति शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ तथा कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ तथा कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा अत्यंत समृद्ध और गहन है। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति और शासन व्यवस्था पर जो दार्शनिक और व्यावहारिक साहित्य विकसित हुआ, वह केवल राजाओं और प्रशासकों के लिए मार्गदर्शक ग्रंथ नहीं थे, बल्कि भारतीय समाज के नैतिक राजनीतिक जीवन की व्यापक संरचना को भी आकार देते थे। राजनीति शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ वे हैं जिन्होंने राज्य के स्वरूप, उसकी उत्पत्ति, सत्ता संतुलन, प्रशासनिक संगठन,
न्याय व्यवस्था और नैतिक दायित्वों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। इन ग्रंथों में मनुस्मृति, महाभारत का शांति पर्व, कामंद की नीतिसार, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, काश्यप संहिता, सुजाति सूत्र तथा अर्थशास्त्र विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें से प्रत्येक ग्रंथ राज्य के किसी न किसी पक्ष, दंड, न्याय, धर्म, अमात्य धर्म, प्रजाहित, युद्ध रणनीति को विशद रूप से प्रस्तुत करता है। इन ग्रंथों में सर्वाधिक व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत राजनीतिक अर्थनीतिक विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र प्राचीन भारत का वह अद्वितीय ग्रंथ है जो राज्य व्यवस्था को वैज्ञानिक, संगठित और व्यावहारिक आधार पर प्रस्तुत करता है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र को केवल आर्थिक विज्ञान नहीं बल्कि पूर्ण राजनीति शास्त्र के रूप में परिभाषित किया। उनके लिए अर्थ, राजनीति, दंड और नीति ये चारों राज्य के यथार्थ अंग हैं और एक दूसरे से अविभाज्य हैं। अर्थशास्त्र का प्रथम महत्व इस बात में है कि यह राज्य को एक संगठित और जीवंत तंत्र के रूप में व्याख्यायित करता है। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र को एक जैविक ढांचा के रूप में देखा। इनका समुचित संतुलन ही राज्य की शक्ति का वास्तविक आधार है। स्वामी नेतृत्व देता है, अमात्य नीति का संचालन करते हैं, जनपद उत्पादन और संसाधन उपलब्ध कराता है, दुर्ग रक्षा का केंद्र है, कोष आर्थिक बल प्रदान करता है, दंड आंतरिक बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और मित्र राज्य की कूटनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। इस समन्वित दृष्टि ने अर्थशास्त्र को राज्य के अध्ययन का वैज्ञानिक मॉडल बना दिया। कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन अत्यंत यथार्थवादी है। राज्य की शक्ति उनका केंद्रीय विषय है, परंतु यह शक्ति अराजकता नहीं बल्कि दंडनीति पर आधारित है। उनके अनुसार दंड सभी प्राणियों का रक्षक है। यही न्याय और व्यवस्था का आधार है। दंड न अत्यधिक कठोर होना चाहिए न अत्यधिक शिथिल। उसका संतुलन ही राज्य को टिकाऊ बनाता है। यह संतुलन ही राजधर्म का सार है, जहां राजा का दायित्व है कि वह धर्म और दंड के माध्यम से न्याय स्थापित करे। अर्थशास्त्र का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है गोपनीयता, जासूसी और सूचना तंत्र। कौटिल्य ने यह समझा कि राज्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि सूचना संचरण और गुप्तचर व्यवस्था की दक्षता से भी चलता है। इसलिए उन्होंने विविध प्रकार के गुप्तचरों, भेदियों और सूचनाकारों का विस्तृत वर्गीकरण किया। इसका उद्देश्य था राजा को सत्य, परिस्थिति और शत्रु की स्थिति से निरंतर अवगत रखना। यह आधुनिक राजनीतिक तंत्र और खुफिया व्यवस्था की प्रारंभिक अवधारणा है। अर्थशास्त्र में विदेश नीति और मंडल सिद्धांत भी अत्यंत विकसित रूप में मिलता है। कौटिल्य ने स्पष्ट कहा कि कोई भी राज्य अकेला नहीं होता, वह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ निरंतर प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग दोनों में रहता है। मंडल सिद्धांत के अनुसार पड़ोसी राज्य शत्रु होते हैं और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। यह कूटनीति, संधि, युद्ध, उपशमन, दंड और शांति इन सभी को व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुसार अपनाने का आदेश देता है। अर्थशास्त्र का एक और प्रमुख आयाम है आर्थिक संगठन। कौटिल्य ने कृषि, व्यापार, खनिज, वन संपदा, शिल्प, कर व्यवस्था, नौकरियों, मुद्रा, तौल माप, व्यापारी नियंत्रण और राजकोष इन सभी को विस्तृत रूप से संगठित किया। उनके अनुसार राज्य की आर्थिक शक्ति ही उसकी राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार है। आर्थिक स्थिरता के बिना न सेना चल सकती है, न कूटनीति, न प्रशासन और न ही लोक कल्याण। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह धर्म और न्याय से अलग नहीं होता। यद्यपि वह यथार्थवादी और व्यावहारिक है, परंतु वह शक्ति के नैतिक उपयोग पर बल देता है। राजा को प्रजा वात्सल्य, संयम,
परिश्रम और बुद्धिमत्ता का उदाहरण होना चाहिए। उसकी नीतियों में करुणा और कठोरता दोनों का संतुलन आवश्यक है। यह संतुलन भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत था। इस प्रकार राजनीति शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे व्यापक, तर्कपूर्ण और व्यवहारिक माना जाता है। यह न केवल प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रतिबिंब है, बल्कि आधुनिक प्रशासन, कूटनीति और शासन तंत्र के मूल सिद्धांतों का भी आधार है। अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक बोध की वह गाथा है जिसमें राज्य, शक्ति, नैतिकता और व्यवहार सभी का अद्भुत और सुसंगत समन्वय दिखाई देता है। नीचे शुक्र नीति। राजनीतिक अर्थनीतिक साहित्य में शुक्र नीति एक ऐसा ग्रंथ है जो नीति, शासन, राज्य संरचना, दंड व्यवस्था, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक दायित्वों का अत्यंत व्यापक और व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करता है। इसे परंपरा में ऋषि शुक्राचार्य से संबद्ध माना गया है, जो दैत्य गुरु और नीति शास्त्र के महान ज्ञाता माने जाते थे। यद्यपि ग्रंथ की रचनातिथि विवादास्पद है, पर प्रायः इसे गुप्तोत्तर या प्रारंभिक मध्यकाल की राजनीतिक परिस्थितियों का दर्पण माना जाता है। इसके विचारों में प्राचीन नीति शास्त्र की गहराई भी है और मध्यकालीन राजनीतिक यथार्थ की झलक भी। शुक्र नीति का मूल आधार धर्म और नीति का संतुलन है। यह राज्य और राजनीति को केवल शक्ति आधारित संस्था के रूप में नहीं देखता, बल्कि उसे धर्म, नियम, नैतिकता और लोकहित के आधार पर विकसित करने की शिक्षा देता है। श्रुति, स्मृति, परंपरा और आचार, इन सब का समन्वय इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। राज्य का उद्देश्य प्रजा रक्षण, न्याय स्थापना और समाज का संतुलन है, और यह तभी संभव है जब राजा स्वयं धर्मात्मा, संयमी और विद्यानिष्ठ हो। शुक्र नीति में राजा की भूमिका अत्यंत विस्तृत रूप में समझाई गई है। राजा को धर्मपालक, प्रजा वत्सल, बलवान, न्यायप्रिय और नीतिनिष्ठ होना चाहिए। वह राज्य का केंद्र है, परंतु उसकी शक्ति निरंकुश नहीं है। उसके लिए आवश्यक है कि वह परामर्श के बिना निर्णय न ले, शास्त्र विरोधी नीति न अपनाए और प्रजा के हित को सर्वोपरि रखे। इस प्रकार शुक्र नीति राज सत्ता को संतुलित, नैतिक और लोक हितकारी दिशा प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था पर भी शुक्र नीति का दृष्टिकोण अत्यंत विकसित है। यह मानती है कि राज्य की स्थिरता का मूल आधार कोष, व्यापार, कृषि और उत्पादन है। इस ग्रंथ में न केवल कर व्यवस्था, व्यापारिक नियंत्रण और मुद्रा व्यवस्था का विशद विवरण मिलता है, बल्कि यह भी कहा गया है कि राजा को व्यापारी वर्ग का संरक्षण करना चाहिए, न कि उससे अत्यधिक कर वसूलना चाहिए। यह विचार स्पष्ट करता है कि आर्थिक नीति राज्य व्यवस्था का आधार है और राजा के लिए आर्थिक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। शुक्र नीति में दंड नीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। दंड को अराजकता निवारण का साधन माना गया है, किंतु उसके प्रयोग के लिए सख्त नैतिक नियम निर्धारित किए गए हैं। दंड अत्यधिक कठोर नहीं होना चाहिए और न ही शिथिल। दंड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना और समाज में भय पैदा किए बिना न्याय स्थापित करना है। यह दृष्टिकोण भारतीय दंड नीति की उस परंपरा से मेल खाता है जिसमें दंड को आवश्यक तो माना गया है, परंतु उसके उपयोग को धर्म के अधीन रखा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। मंत्री, अमात्य, सेनापति, दूत, राजपुरोहित, ग्राम प्रधान और नगर अधिकारी, इन सभी पदों का उल्लेख और उनके कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। प्रशासन में निष्ठा, दक्षता और ईमानदारी को सर्वोपरि माना गया। यह भी कहा गया है कि राजा को अधिकारियों पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार राज्य के लिए घातक है। इस प्रकार शुक्र नीति प्रशासनिक नैतिकता का अत्यंत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है।
सैन्य नीति में भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इसमें सेना की संरचना, प्रशिक्षण, अनुशासन और युद्ध कला का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। सैनिकों को परिश्रमी, निष्ठावान और आचार संहिता का पालन करने वाला होना चाहिए। युद्ध में रणनीति, गुप्तचर, कूटनीति और सहयोगी राज्यों की भूमिका का उल्लेख भी मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ केवल नैतिकता का निर्देश नहीं, बल्कि व्यवहारिक राजनीति का भी मार्गदर्शन करता है। शुक्रनीति का एक अन्य विशिष्ट पक्ष उसका सामाजिक दर्शन है। इसमें वर्ण व्यवस्था, पेशागत अनुशासन, जाति कर्तव्य, परिवार जीवन, स्त्री स्थान और गुरुकुल व्यवस्था पर भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं। समाज को स्थिर और व्यवस्थित करने के लिए आचार संहिता तथा नैतिक अनुशासन आवश्यक माना गया है। यह सामाजिक दृष्टि राजनैतिक व्यवस्था को नैतिक आधार प्रदान करती है। समग्रतः देखा जाए तो शुक्रनीति भारतीय राजनीतिक नीतिशास्त्र की उस परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है जिसमें धर्म, नीति, शक्ति, नैतिकता और प्रशासन सभी का अद्भुत समन्वय मिलता है। यह न केवल शासन की कला सिखाता है, बल्कि समाज को स्थिर आधार देने वाली नैतिक राजनीतिक संरचना भी प्रस्तुत करता है। इसी कारण शुक्रनीति प्राचीन भारतीय शासन विचार का एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्रोत मानी जाती है।